अभी नरेंद्र मोदी जी ने विवेकानंद के 150 वर्षों की जयंती जो मना रहे हैं उसकी चर्चा की। एक संत जिसने हिंदुस्तान के अंदर की चेतना को जगाया, आज उनके 150 वर्ष और यूपीए सरकार के 10 वर्ष, उस पे क्या छवि बनी है कि हिंदुस्तान की आज तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है, जिसका एकमात्र मिशन कमीशन है, जैसा अभी नरेंद्र जी ने बताया। इसलिए इस प्रस्ताव का सबसे प्रमुख सार यह है कि यूपीए की क्या पहचान? बेलगाम भ्रष्टाचार। रैम्पेंट करप्शन इज द मोस्ट डिफाइनिंग फीचर ऑफ द यूपीए गवर्नमेंट। और ये जो भ्रष्टाचार है, इसके पीछे कांग्रेस के बड़े नेताओं की साठगांठ है। कुछ में सहभाग है, कुछ में षड्यंत्र है और काफी मामलों में संरक्षण भी है। और जो इतने बड़े भ्रष्टाचार हुए, हमारे लिए परेशानी रहती है, मनमोहन सिंह हो या सोनिया गांधी हो, इनके चुप्पी का षड्यंत्र होता है, आपराधिक खामोशी होती है और गंभीर उदासीनता होती है। मित्रों, हम जो संसद में बैठते हैं या भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हमारे लिए एक अजीब परेशानी है। एक घोटाले के खिलाफ भिड़ते हैं तो फिर दूसरा घोटाला चला आता है, उसको संभालते हैं, लड़ते हैं तो तीसरा घोटाला चला आता है। और यह श्रृंखला इतनी तेजी से होती है। 2G 1,76,000 करोड़, कॉमनवेल्थ 70,000 करोड़, कोयला घोटाला 1,86,000 करोड़। इस सरकार की यह परंपरा है कि कारगिल की विधवाओं के नाम पर जो फ्लैट बन रहे थे उसमें भी घोटाला, दिल्ली के एयरपोर्ट के निजीकरण में घोटाला, गिनती नहीं हो पा रही। अब साहब हेलीकॉप्टर घोटाला आया है, उसकी चर्चा इसमें की गई। मित्रों, जब हेलीकॉप्टर घोटाला सामने आया तो कांग्रेस के लोगों ने कहा इसकी शुरुआत तो आपने की थी। हमने कहा हमने घोटाले की शुरुआत नहीं की थी। 30-35 साल पुराने हेलीकॉप्टर हो गए हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के लिए अच्छे हेलीकॉप्टर खरीदे जाएं, लेकिन सारा कॉन्ट्रैक्ट, सारा आदेश इनकी सरकार में दिया गया। मित्रों, हमारे लिए एक गंभीर समस्या है। जो भी सरकार भाजपा एनडीए शुरू करती है अच्छे काम, उसमें भ्रष्टाचार करने और घूस कमाने का रास्ता कांग्रेस खोज लेती है। हमने मोबाइल को सस्ता किया, इन्होंने 2G करके कमीशन कमाना शुरू कर दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग हमने शुरू किया, देश को जोड़ना है, 15 से 18 किलोमीटर पर डे बनता था, इन्होंने कमीशन खाना शुरू कर दिया। आज 2-3 किलोमीटर नहीं बनता। कॉमनवेल्थ खेल हम ले आए ताकि खिलाड़ियों का उत्साह बढ़े, देश का नाम बने, कमीशन खाने का रास्ता इन्होंने चुन लिया। देश में कोयले का उत्पादन बढ़े, बिजली के कानून में परिवर्तन हो, यह शुरुआत हमने की। कोयला घोटाला में करके कमीशन खाने का काम इन्होंने शुरू कर दिया। और मित्रों, इस प्रस्ताव में साफ साफ लिखा हुआ है कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के साथ साथ कोयला मंत्री भी थे 3 साल, जब 142 ब्लॉक दिए गए। इसलिए कोयला घोटाले के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह स्वयं राजनीतिक रूप से और नैतिक रूप से जिम्मेदार हैं। मित्रों, अब ये मामला आया हेलीकॉप्टर घोटाले का, 1 साल से गड़बड़ी थी। 4,500 करोड़ में 350 करोड़ कमीशन दिया गया है। इटली में जांच चल रही थी, अखबारों में आ रहा था, न्यूज चैनल में आ रहा था, इनकम टैक्स का इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सरकार खामोश। जैसे ही इटली का नाम आता है, किसी कंपनी का या किसी व्यक्ति का, भारत सरकार सुस्त हो जाती है। क्यों सुस्त हो जाती है पता नहीं। बोफोर्स में आपने देखा था ओतावियो कोतराकी, उनको बचाने की कितनी कोशिश की गई। और ये जो श्रीमान AK एंथोनी भारत के रक्षा मंत्री हैं, उनके बारे में कहावत है कि एक पोस्ट कार्ड लिख दीजिए, वो कार्रवाई करते हैं, कितना सही कितना गलत। 1 साल खामोश रहे। हमने साफ साफ मांग की है कि इसमें हेलीकॉप्टर घूस दिया गया, इटली की कंपनी ने, ये मालूम जानते हैं हम। किस
कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया, ये हम जानते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में पैसा किसको दिया गया, बस उनके नाम की मालूम करनी है। और ये सिर्फ वायुसेना के पूर्व अध्यक्ष और उनके 2-3 त्यागी बंधुओं का मामला नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी है। संसद में हमने बहस कराई, आज तक एफआईआर नहीं हुआ है। जब भ्रष्टाचार होता है तो एफआईआर होता है। सरकार ने एफआईआर नहीं किया, सरकार ने गिरफ्तार नहीं किया, सरकार ने उनको इंटरोगेट नहीं किया, सरकार ने विदेश से दस्तावेज नहीं मंगाए। ये सारी कार्रवाई शुरू होती है जब एफआईआर होता है। सरकार खामोश है, हमें इटली से सूचना की प्रतीक्षा है। भाई और बहनों, जब सरकार घिरने लगी तो कहा जेपीसी करा लीजिए। यह भी सरकार मामले को बचाने का काम कर रही है। 2G के मामले में जेपीसी में हमने मांग की थी। उस जेपीसी के कई सदस्य यहां उपस्थित हैं। यशवंत सिन्हा जी हैं, गोपीनाथ मुंडे हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं, जसवंत सिंह जी हैं, मैं हूं। हमें जेपीसी के अंदर सच्चाई को मालूम करने के लिए कितना लड़ना पड़ता है, वो कहानी कभी और से। लेकिन ये सरकार इस बात को जानती है कि जेपीसी एफआईआर नहीं कर सकती, जेपीसी गिरफ्तार नहीं कर सकती, जेपीसी विदेश से दस्तावेज मंगा नहीं सकती। ये सब होगा जब सीबीआई एफआईआर करेगी। और ये 10वां साल है भाइयों और बहनों। अब तो लोकसभा के चुनाव जल्दी आएंगे, जेपीसी में राज्यसभा लोकसभा दोनों के मेंबर रहेंगे। ये सरकार मामले को लटकाना चाहती है। इसलिए हमने मांग किया है कि कमीशन मिला है, घूस दी गई है, इटली से मालूम हो गया, किस ट्रांजैक्शन में दिया गया यह भी मालूम है। सिर्फ मालूम करना है हिंदुस्तान में किसने 350 करोड़ रुपया कितने खाया। और भाइयों और बहनों, जो इस सरकार के कमीशन का रेट है 350 करोड़ रुपया, बिना राजनीतिक संरक्षण के नहीं मिल सकता। इसलिए सच्चाई की जांच होनी चाहिए, एफआईआर होना चाहिए। हमने ये मांग की है मित्रों। भारत की छवि गड़बड़ाई तमाम भ्रष्टाचार के कारण। लोग अटल बिहारी वाजपेयी के अच्छे सरकार की याद करते हैं, देश का विश्वास भी डिगा है। मित्रों, इस प्रस्ताव में हमने आतंकवाद की भी विस्तार से चर्चा की है। आप देखेंगे हैदराबाद की घटना हुई, यूपीए सरकार में अभी तक 25 आतंकवाद की बड़ी घटनाएं हुई हैं, जिसमें 500 से अधिक निर्दोष लोग मारे गए हैं। सुरक्षा बल कश्मीर में कितने सरपंच मारे गए हैं, धमकी हो रही, हम सभी जानते हैं। कश्मीर के हमारे यहाँ के कार्यकर्ता कितना संघर्ष करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कश्मीर में कहा था इंसानियत के दायरे में बातचीत होगी। इंसानियत मतलब भारत के संविधान के दायरे में बातचीत होगी। लेकिन कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान के आतंकवादी आते हैं, वो वहां पर जानकर खौफ पैदा करना चाहते हैं। जबकि कश्मीर में आम कश्मीरी हिंदुस्तान के साथ रहना चाहता है। और हमारे जो भाजपा के कार्यकर्ता घाटी से आए हैं, अल्पसंख्यक समाज के भी हैं, वो कितनी हिम्मत के साथ भारत माता की जय कहते हैं। हमें उसका भी अभिनंदन करना चाहिए। संघर्ष कर रहे हैं। भारत माता के साथ कश्मीर का भविष्य है, भारत माता के साथ जम्मू कश्मीर का वर्तमान है। भाई और बहनों, यह आतंकवाद क्या कर रहा है? देखिए जरा उनके हमले के पैटर्न को समझिए। वो दिल्ली में हमला करते हैं, जो भारत की राजनीतिक राजधानी है। वो मुंबई में हमला करते हैं, जो भारत की व्यावसायिक राजधानी है। वो बेंगलोर और हैदराबाद में हमला करते हैं, जो भारत के ज्ञान की, सॉफ्टवेयर की राजधानी है। वो वाराणसी में हमला करते हैं, जो भारत की आध्यात्मिक राजधानी है। वो पुणे में हमला करते हैं, जो भारत की संस्कृति और शिक्षा का केंद्र है। वो पूरे भारत को कमजोर करना चाहते हैं। लोग पूछते हैं एनडीए और यूपीए में क्या अंतर है? आतंकवाद का सीधा अंतर है। एनडीए सरकार में आतंकवादी अपने घुटने को झुकाकर भागने को मजबूर थे, क्योंकि सरकार सख्त थी। यूपीए सरकार में आतंकवादी और उनके आगा अपने हौसले के गुरूर में है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स में इस सरकार को हम झुका दें।
मैं आपको 3 इसके उदाहरण देना चाहता हूं। क्या अंतर? हमने पोटा लाया आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए, देश की मांग थी, सुरक्षा की मांग। पोटा कानून को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहरा दिया। आतंकवादियों ने क्या कहा? पोटा का दुरुपयोग हो रहा है और भारत सरकार चुप गई। मैं आपसे एक पूछता हूं सवाल, और ये सवाल आप चर्चा में गांव-गांव ले जाइए। क्या कभी किसी कानून के दुरुपयोग की आशंका पर उस कानून को समाप्त किया गया है? इंडियन पेनल कोड 1860 से है। दरोगा जी कई बार चोरी के केस में झूठा फंसाते हैं, दरोगा जी मर्डर के केस में भी झूठा फंसाते हैं, आप कोर्ट से छूटते हैं। इनकम टैक्स कानून 1922 से है। कई बार इनकम टैक्स के पदाधिकारी आपसे अधिक पैसा लेते हैं, आप अपील में जाते हैं। दहेज निरोधक कानून जो है उसका भी दुरुपयोग होता है, लेकिन क्या हमने कभी कहा दहेज के कानून को खत्म करो, इनकम टैक्स खत्म करो? कभी हमने कहा इंडियन पेनल कोड खत्म करो? पोटा खत्म किया गया क्योंकि आतंकवादी ने कैंपेन किया और भारत सरकार चुप गई। आतंकवादी मुस्कुरा पड़े वोट बैंक के लिए, इस सरकार को हम झुका सकते हैं। दिल्ली में बाटला हाउस पे घटना हुई, एक पुलिस इंस्पेक्टर मोहन शर्मा मारा गया। ये सरकार अशोक चक्र देती है और इनके मंत्री कहते हैं इसकी जांच कराओ। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने हमसे कहा कि अगर वो मोहन शर्मा नहीं मारा गया होता तो हम सभी जेल में। ये सरकार सुरक्षा बलों को कहती है एक हाथ बांध कर लड़ो, और ये श्रीमान शिंदे साहब भगवा आतंक, हिंदू आतंक, बाद में उन्होंने क्षमा मांगी है, खेद प्रकट किया है, लेकिन उनके स्टेटमेंट पर सबसे अधिक खुश कौन हुआ? हाफिज सईद, जो बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, और क्या कहा? हम तो कह ही रहे थे कि हम निर्दोष हैं। भाई और बहनों, ये हमारे लिए शर्म की बात है कि मुंबई के हमले में, आतंकवाद के हमले में जो 200 लोग मारे गए, उसका सबसे बड़ा सरगना पाकिस्तान में बैठ के कहता है कि शिंदे साहब सही बोल रहे हैं। ये हमारे लिए शर्म की बात है। इस प्रस्ताव में हमने साफ साफ कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ 0 टॉलरेंस होना चाहिए। अफजल गुरु के मामले को 7 साल से अधिक लटकाया गया। कुछ लोग गुस्से में थे तो आपके पास इंटेलिजेंस था, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? हैदराबाद में ब्लास्ट हो गया। गृह मंत्री कहते हैं हमने इंटेलिजेंस भेजा, वहां के मुख्यमंत्री कांग्रेस की सरकार है, वो कहती है नहीं भेजा। भाई और बहनों, हमने नक्सलवाद की भी चर्चा की है, सरकार की कोई दिशा नहीं है। जो सेना के 2 बहादुर जवान मारे गए कश्मीर की सरहद पर, जिनका सर काटा गया, हमने उसकी भी भर्त्सना की है और साफ साफ कहा है भारत की सेना को यह विवेकाधिकार मिलना चाहिए कि इसका उचित समय पर प्रतिकार करें। और जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, अगर पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आता, अटल बिहारी वाजपेयी ने जनवरी 2004 में मुशर्रफ को मजबूर किया था एक समझौता करने के लिए कि पाकिस्तान की धरती से भारत के खिलाफ आतंकवाद नहीं होगा। ये सरकार भूल गई। आज हम कहना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, सीमाएं होनी चाहिए। वहां से आतंकवादी आए, हिंदुस्तान को के लोगों को मारे, निर्दोष मारे जाएं और हम उनसे बातचीत करते जाएं। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करता, तब तक इस तरह की नियमित बातचीत का कोई मतलब नहीं होता। मित्रों, हमने इसमें वुमेन सुरक्षा की भी बात की, महिलाओं की सुरक्षा की। जो दिल्ली में घटना हुई, ये पीड़ा की बात है। अभी भंडारा में घटना हुई, 3 अपनी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार किया गया, उनकी हत्या की गई। ये घटना आज भी हो रही है। और जब देश गुस्से में था तो दिल्ली में जब नौजवान बच्चे और बच्चियां प्रदर्शन करने आए, आपने देखा होगा टीवी पर, उनको डंडे मारे गए, उनके माता पिता को डंडे मारे गए, जाड़े में पानी की फुहार बरसाई गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं होना चाहिए। हमने मांग की है कि महिला की सुरक्षा, बहनों की सुरक्षा आज हिंदुस्तान की राजनीति के केंद्र में है। इसके लिए उचित कानून बनाया जाए, सख्त कार्रवाई की जाए, जुडिशरी में, पुलिस रिफॉर्म में, प्रोसिक्यूशन में। और सिर्फ टोकनिज्म से काम नहीं चलेगा। चिदम्बरम साहब ने कहा हमने एक निर्भया फंड बनाया है। चिदम्बरम साहब, कितना कोर्ट बनता है, कितना पुलिस अच्छा काम करती है, रिफॉर्म होता ये जरूरी है। तो मित्रों, आसाम की भी चर्चा हमने इसमें बहुत की है। अभी आपने देखा होगा
कि रभा हसोंग ऑटोनमस काउंसिल में 20 लोग मार दिए गए। पहले बोडो के साथ संघर्ष हुआ, वहां की सरकार बिल्कुल घुसपैठियों के लिए ही हित की सरकार है और आसाम के आदिवासी, वहां की जनता की बिल्कुल अनदेखी हो रही है। और पीड़ा की बात है, भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 20 साल से आसाम से राज्यसभा के एमपी हैं, फिर भी वो शांत रहते हैं। हमने उसकी चर्चा की है, राम सेतु की चर्चा की है कि किसी प्रकार के छेड़छाड़ के साथ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। राम सेतु हमारी आस्था का केंद्र है, प्रभु राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो भारत की इस सांस्कृतिक धरोहर को एक नेशनल मॉन्यूमेंट होना चाहिए, इसका जिक्र है। गंगा यमुना का जिक्र है। नरेंद्र मोदी जी ने जो तीसरी बार विजय प्राप्त की उसका जिक्र है इसमें, अभिनंदन है उनका। नरेंद्र भाई ने जो देश में आशा जगाई है, और अभी जो आप लोगों ने उनका भाषण सुना उससे पूरे एक बदलाव के रचनात्मक तस्वीर जो उन्होंने आपके सामने रखी कि काम करके सुशासन से लोगों का वोट लिया जा सकता है और हिंदुस्तान की नियति एक बदलाव की है, जो उन्होंने आग्रह किया है, हम उनका अभिनंदन करते हैं। और इस प्रस्ताव में भी उनका हमने जिक्र किया है और हमने ये भी कहा है कि हमें विश्वास है कि शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह जी भी तीसरी बार अपने अच्छे काम के कारण भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बनेगी, उसमें विश्वास प्रकट किया हमने। झारखंड के मामले में हमने साफ साफ कहा है कि झारखंड में जल्दी चुनाव होने चाहिए, वहां राष्ट्रपति शासन लगा है और कांग्रेस का इतिहास बहुत गड़बड़ है। राष्ट्रपति शासन के समय राजभवन के चोर दरवाजे से कांग्रेस पार्टी सरकार में आती है। मधु कोड़ा को लाया गया था, ये खबर है कि अभी निर्दलीय विधायकों को खरीदा जा रहा है। कांग्रेस की सरकार अगर पिछले दरवाजे से आएगी तो उसका हम पूरा विरोध करेंगे और इसमें हमने साफ मांग की है कि झारखंड में चुनाव जल्द से जल्द होने चाहिए ताकि जनता को वहां पर अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को चुनने का अवसर मिले। मित्रों, जो नागालैंड में नागा पीपुल्स फ्रंट की जीत हुई है, हमने उसका अभिनंदन भी किया है। बीजेपी का हमारा संबंध था, हमने ये इसमें अपील की है कि नागा का जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है नागालैंड का, उसका भारत के संविधान के अंतर्गत उसका समाधान निकलना चाहिए। तेलंगाना के विषय में मैं कहना चाहूंगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल घोषणा कर दी कि जिस दिन भाजपा की सरकार केंद्र में आएगी तेलंगाना का की हम घोषणा कर देंगे, इसलिए ये स्पष्ट है, इसमें और कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, इस प्रस्ताव का सार क्या है? भारत के उज्जवल भविष्य के लिए भाजपा की अगुवाई में एनडीए एकमात्र विकल्प है। मित्रों, इस प्रस्ताव में हमने इस बात का उल्लेख किया है कि यूपीए की विरासत क्या है। अगर मैं कुछ शब्दों में कहूं, व्यथित भारत, पीड़ित भारत, असहाय भारत, असुरक्षित भारत, परेशान भारत, निराश भारत, सर्वसार भारत, ये है यूपीए की विरासत कांग्रेस की जो भारत को छोड़ा है। जैसा बताया गया नरेंद्र मोदी जी के भाषण में, लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। अटल बिहारी वाजपेयी के अच्छे शासन को वो याद करते हैं। महंगाई नहीं थी, सड़कें बनती थी, एक हिंदुस्तानी अपने सर को ऊंचा करके चलता था। आज हमें जनता के उस अपेक्षा पर खरा उतरना है। देखिए, भारत की विकास दर 5% से नीचे है और एनडीए के सारे सरकारों की विकास दर 10% से ऊपर है। क्या गुजरात, क्या बिहार, क्या छत्तीसगढ़, क्या मध्य प्रदेश, क्या गोवा, क्या पंजाब। सुशासन से क्या होता है इसका हमने उल्लेख किया है। तो अगेंस्ट द लीगेसी ऑफ यूपीए, a pained India, a shamed India, a suffering India, an insecure India, we have to create an India of hope. An India of hope, an India of assurance. और देश के लोगों को हमें बताना है, देश के युवकों को हमें बताना है कि भारत भाजपा के नेतृत्व में एनडीए एकमात्र विकल्प है और हम देश को बदलाव करेंगे, देश में अमन चैन लाएंगे, देश में विकास करेंगे जो सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी विकास होगा। एन इंडिया विच इज सेफ, एन इंडिया विच इज सिक्योर,
an India which is developing, which is all pervasive and all round development inclusive in character. ये हमारा लक्ष्य है। भाई और बहनों, आज पूरी दुनिया हमारी ओर देख रही है, पूरा देश हमारी ओर अपेक्षा कर रहा है, एक एक हिंदुस्तानी हमारी ओर देख रहा है। आओ भाजपा के साथ चलो, आओ एनडीए को साथ चलो, हम देश में एक नई आशा, नया विश्वास और नई उम्मीद जगाएं। यही इस पूरे प्रस्ताव का सार है जो मैंने आपके सामने पेश किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।